गरीब कमजोर समाज के दिलों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। ऐसे अपराधों से समाज को बचाया जा सके, इस सारे विषय को रखा जाएगा। यहाँ मुझे थोड़ा सा आपत्ति के साथ ये भी कहना है कि जिस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग और अखबारों में सुना है, एक उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इतनी दुर्दांत घटनाओं की निंदा करने के बजाय नार्को टेस्ट की मांग कर डाली, डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली। उनके नेताओं ने कि सारे पक्षों को सुना जाए, जैसे उनकी निगाह में यह अपराध हुआ ही ना हो। कुछ ऐसा संदेश समाजवादी पार्टी के नेता देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस डेलीगेशन के सदस्य के नाते मैं राजनीतिक दलों के लोगों से भी कहूंगा कि राजनीति करिए, लेकिन अबोध बच्चियों के साथ होने वाली घटना के दोषियों को आप बचाने का काम करेंगे, पीड़ित परिवार के मनोबल को गिराने का काम करेंगे, कमजोर परिवार को सहारा देने के बजाय आप नार्को टेस्ट की बात करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के इस कदम का सख्त विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और निश्चित हम निर्णय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को पूरी सूचना देकर और क्या क्या पीड़ितों के पक्ष में अपराध के खिलाफ किया जा सकता है उसकी रिकमेंडेशन करेंगे। ये छोटी सी जानकारी। समाजवादी पार्टी के खासकर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। और उसी में एक सवाल ये है कि अवधेश प्रसाद जो है खुद दलित समाज से आते हैं, लेकिन एक निशाद बच्ची के साथ ये पूरी घटना हुई, उसके बावजूद वो चुप रहे, उस पर क्या कहना चाहिए? सांसद है यहाँ के सांसद। सारे प्रदेश में और देश ने देखा है इस घटना का मेन मुद्दा समाजवादी पार्टी के सांसद का नजदीकी है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस बेयर है। उसके बाद भी ना सांसद ने कुछ बोला, ना सरकार ने कुछ बोला। मतलब साफ है कि समाजवादी पीड़िता के साथ नहीं है, बल्कि अपराधियों के साथ है। मेरे ख्याल से समाजवादी को शर्म करनी चाहिए। लेकिन सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके जो ये कार्रवाई हुई है उसे बेहतर सही बताया है। योगी जी की सरकार में त्वरित कार्रवाई को किया गया, अपराधी जेल गए, सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग की पहल भी की गई, अपराधी के पास अवैध संपत्ति थी उसको विस्मार भी किया गया और हमें जानकारी मिली, आज जानकारी मिली है कि और भी अवैध संपत्ति ऐसी है जो अपराधियों ने दबाई हुई है। तो हमारी सरकार में किसी भी अपराधी के द्वारा जो संपत्ति दबाई गई है नगर पंचायत की और सरकारी, उसको भी उजागर करके उसको भी विस्मार करने का काम सरकार ने किया है। बहुत धन्यवाद। मंत्री जी 2 मिनट कुछ नेता समाज की समस्याएं आए आपको देना चाहिए। हाँ ठीक है। अध्यक्ष जी आजा, जल्दी आ जाइए आप लोग। और समाप्त बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव आरोपी मोहित जो कि समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। मतलब साफ है कि वोट बैंक के आगे पीडीए को किनारे कर दिया गया कि पीडीए करने वालों ने जैसे ही अपराधी का नाम क्योंकि मुस्लिम है, क्योंकि वो वोट बैंक से उसका जुड़ाव है, तो पीडीए को किनारे कर दिया। आज सवाल यह पूछा जाएगा कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है मोहित खान पर। अखिलेश जी बोलते डीएनए टेस्ट करवाओ। अखिलेश जी मोहित खान के जो समाजवादी पार्टी के गुर्गे हैं मोहम्मद राशिद, जयसिंह राणा, वो बच्ची के परिवार को धमकाने अस्पताल पहुंच गए, उनके ऊपर भी एफआईआर और मुकदमा हुआ है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपकी ऐसी कौन सी लाचारी है कि आप
इस मोहित खान को पार्टी से निकाल नहीं पा रहे हैं। डिम्पल यादव जी ने भी एक शब्द नहीं बोला है इस पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर पोस्ट के जरिए हमला बोला गया है। पीडीए भूल, डीएनए की बात कर गुमराह कर रहे, ये कहा गया है। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कोर्ट की बात पर गुमराह किया जा रहा है और अखिलेश को वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है, ये भी उन्होंने कहा, और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा इलाज का बंदोबस्त करे, पीड़ित बालिका की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। साथ ही अखिलेश यादव ने पोस्ट में कोर्ट से भी अपील की। उन्होंने लिखा, न्यायालय मामले का स्वतः संज्ञान लेकर हालात की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित कराए। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी पर हुई कार्रवाई को लेकर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि सरकार गरीबों और कमजोरों को इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रही है। बुलडोजर अपना काम कर रहा है, आरोपी कोई नहीं बख्शा जाएगा। सरकार हमेशा गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। जिसका उदाहरण आपने देखा कि जो सरकार का बुलडोजर है वो भी अपना काम कर चुका है और कर भी रहा है, कर चुका है नहीं बल्कि कर रहा है। तो कार्रवाई में कहीं भी सरकार पीछे नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लिया है मामले को लेकर। अयोध्या गैंगरेप मामले में ये संज्ञान लिया गया, आरोपी पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। अयोध्या के एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर, जहां पर मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दी है। वक्फ बोर्ड से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस होगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। अगले हफ्ते ये बिल लाया जा सकता है। संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन जरूरी होगा। पूरे देश में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्डों को ज्यादा अधिकार दिए थे। आगे बढ़ते हैं। आने वाले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि बिल में संशोधन के लिए सरकार को बधाई। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए एक विधेयक को टेबल करने जा रही है, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए वक्फ के अंदर संशोधन किए गए और उसे अच्छा बताने के लिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ के लिए अच्छा दिखाने के लिए बहुतों के लिए बुरा हो गया। केदार
केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। राहत बचाव कार्य जारी है और हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देहरादून कंट्रोल रूम से केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन कंट्रोल रूम से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिव से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 527 लोगों का रेस्क्यू हो चुका था, जिनमें से केदारनाथ से 300 लोगों को पैदल लिंचोली लाया जा रहा है और केदारनाथ में मौसम खराब होने के चलते इनको लिंचोली से ही एयरलिफ्ट किया जाएगा। आज 70 लोग केदारनाथ से और 135 लोग अभी तक भीमबली और लिंचोली से एयरलिफ्ट किए जा चुके हैं। अभी तक की पूरी केदार घाटी से 9,626 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। सीएम पुष्कर धामी खुद लगातार इसकी अपडेट ले रहे हैं। सामान्य है, केदारनाथ जी में बहुत कम लोग बचे हैं, क्योंकि वहां से हमने 300 लोगों को लिंचोली के लिए भी रवाना कर दिया है। तो वो लोग लिंचोली आएंगे, क्योंकि ऊपर मौसम खराब हो रहा है। तो लिंचोली आने से क्या होगा कि हम उनको रेस्क्यू करने में आसानी रहेगी हमको, वो भी किया गया है। तो अब इक्का दुक्का लोग गौरीकुंड में है, गौरीकुंड में कोई नहीं है, सबको निकाल दिया गया है। लिंचोली में भी सबको निकाल दिया गया है लगभग, और केदारनाथ जी में भी 300 से 400 तक लोग होंगे, बाकी सबको निकाल लिया गया है। अब संख्या जो बढ़ रही है हमारी, जो स्थानीय दुकानदार हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, डोली पालकी वाले हैं, या और लोग जो वहाँ किसी अन्य कारण से वहाँ रहते हैं, वो लोग हैं, उनको भी हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। इसमें से 70 लोग हमने केदारनाथ से एयरलिफ्ट किया है, 135 लोग हमने लिंचोली और भीमबली से एयरलिफ्ट किया है, और 322 लोगों को हमने पैदल केदारनाथ जी से लिंचोली ले आए हैं। वो पहुंच गए हैं लिंचोली में। जो ही मौसम खुलता है वहां से रेस्क्यू किया जाएगा उनको। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले गौरीकुंड पहुंची है, जहां पर बुधवार को आई आपदा में भारी नुकसान हुआ है। टीम ने चीरबसा से करीब 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर गौरीकुंड पहुंची, जहां पर केदारनाथ यात्रा का पहला पैदल पड़ाव है। गर्मकुंड के साथ जहां पर मंदाकिनी नदी के किनारे हो रहे निर्माण कार्य भी बाधित हो गए हैं। वहीं गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव को भी काफी नुकसान पहुंचा है। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले गौरीकुंड पहुंच चुकी है और अपने दर्शकों को वो चीज दिखाती है कि आपदा के दौरान कितना भयंकर मंजर देखने को मिला होगा। आप देख सकते हैं अभी हम गौरीकुंड में यहाँ पे गर्म कुंड था, तप्त कुंड बनाया गया था, क्योंकि 2013 की आपदा में वो पहले भी दब चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पुनर्निर्माण के काम हुए और उन कामों में यहाँ पे तप्त कुंड बनाया गया था। लेकिन बुधवार को जो आपदा आई उसके बाद वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ और वो तप्त कुंड कहीं ना कहीं दब चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो पुनर्निर्माण के काम लगातार चल रहे थे, फिलहाल वो रोक दिए गए हैं, क्योंकि जो भारी नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है, मंदाकिनी नदी का जो कटाव है वो काफ़ी अंदर आ गया है, जिस कारण भी यहाँ पे जो काम चल रहे थे वो पूरा बंद हो चुका है। अभी हम गौरीकुंड में हैं और गौरीकुंड से पहले जो हमने देखा तो बीच में कई जगह लैंडस्लाइड की स्थिति है और कई जो यहाँ पे घोड़ा पड़ाव था, सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पे देखने को मिला है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 गौरीकुंड। केदारनाथ में आई आपदा के बाद न्यूज 18 पहली बार उस जगह पर भी पहुंचा जहां पर तबाही हुई थी। बुधवार की रात जिस जगह पर मलबा आया, चीरबसा से गौरीकुंड तक करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो 3 जगह पर नुकसान जिसमें पहुंचा है, और ये पूरा रास्ता ही लैंडस्लाइड से टूट चुका है। न्यूज 18 की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम भी सर्च ऑपरेशन करते हुए गौरीकुंड पहुंची है। चीरबासा से थोड़ा नीचे आप देख सकते हैं एक लैंडस्लाइड पूरा रास्ता यहाँ से कटा है। यहाँ पे पूरा रास्ता कटा है, ऊपर से बड़ा सा एक आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड हुआ है, उसके कारण यहाँ पे रास्ता कटा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? बैठो। सूर्यधन प्रसाद। क्या बताए? सूर्यधन प्रसाद। सूर्य जी, क्या स्थितियाँ रही थी? क्या आप यहाँ से निकल रहे थे? क्या था? निकल रहे सर, यहाँ से घोड़ा लेके और मैं जा रहा था यहाँ से, और 8 बजे का टाइम था। 10 मिनट दुकान में बैठा, 10 मिनट के बाद जो है कि मेरे को यहाँ से झरना टूट पड़ा। अच्छा, जो ये झरना बना है पूरा रास्ता टूट गया।
तो फिर आप यहीं रह रहे हैं? रास्ता जाने के लिए नहीं है सर आगे। फिर जो है कि हम यही नाइट होल्ड कर रहे हैं। फिर खाना वाना कैसे? खाना खुना बाहर की दुकानों से। हमारा ये शॉप है सर नींबू पानी का।